अभी ये मत पूछिए ये वीडियो कहां का है। तबाही का ये तांडव किसने किया, ये किसके इशारे पर हुआ। समंदर में ऐसी सुनामी लाने के पीछे मंशा क्या है। कैमरे में कैद तबाही वाला ये वीडियो रूस के सभी दुश्मन देशों को डराने वाला है, क्योंकि रूस ने एक ऐसा अमोघ तैयार किया है जो शांत समंदर में इससे भी ज्यादा विध्वंसक सुनामी पैदा करने की ताकत रखता है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिटा सकता है। रूस के तैयार किए गए इस जल दैत्य के बारे में खुद अमेरिका कहता है कि रूस का ये नया हथियार समंदर किनारे बसे अमेरिकी शहरों में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है। तो क्या अमेरिका का न्यूयॉर्क रूस के टारगेट पर है? क्या सैन फ्रांसिस्को में रूस रेडिएशन सुनामी से तबाही ला सकता है? क्या लॉस एंजलिस रूस के नए हथियार के खतरे के साए में है? क्या रूस कैलिफोर्निया पर अपने सुपर वेपन से हमला कर सकता है? क्या रूस का यह हथियार ब्रिटेन को समंदर में डुबो सकता है? समंदर में तबाही लाने वाले रूस के इस नए अंडर वाटर ड्रोन को लेकर नेटो अपने सदस्य देशों को आगाह कर चुका है। दावा तो यहां तक है कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी ने अपने उन ठिकानों की लिस्ट भी तैयार कर ली है जो पुतिन के इस नए हथियार के निशाने पर आ सकते हैं। अमेरिका की गुप्त रिपोर्ट में किन किन अमेरिकी ठिकानों के नाम है इसे आगे बताएंगे। इससे पहले रूस के इस नए समुद्री दानव के बारे में जान लीजिए। रूस की न्यूज एजेंसी तास की खबर के मुताबिक रूस ने परमाणु सुनामी लाने वाले पोसाइडन टारपीडो का पहला सेट तैयार कर लिया है। तास ने इस खबर को दुनिया के सामने पेश कर रूस के सभी दुश्मन देशों को डरा दिया है। रूस ने जब पोसाइडन टारपीडो के बनाने का ऐलान किया था उस वक्त पूरी दुनिया में खबर बनी थी। रूस के दुश्मन देशों के कान खड़े हो गए थे। रूस ने जब पोसाइडन टारपीडो का टेस्ट पूरा किया, इसकी भनक लगने के बाद दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियां सुपर अलर्ट हो गई थीं। अब तास ने खबर दी है कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 100 गुना अधिक ताकतवर पोसाइडन टारपीडो का पहला बैच पनडुब्बी में तैनात होने के लिए तैयार हो गया है। रूस के दावों पर यकीन करें तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु टॉर्पीडो का पहला सेट तैयार हो गया है। आगे बढ़ें और ये बताएं कि इस अंडर वाटर ड्रोन को किस पनडुब्बी पर लगाने वाला है। इससे पहले पोसाइडन मिसाइल समंदर के अंदर से निकलकर कैसे हाहाकार मचा सकती है, इसे देख लीजिए। रूस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो को बेलगरद पनडुब्बी पर तैनात करने के लिए विकसित किया गया है। न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन के चालक दल ने भी टॉर्पीडो के मॉडल के साथ परीक्षण पूरा कर लिया है। बेलगरद पनडुब्बी और उस पर पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो, ये पुतिन के हथियारों की ऐसी घातक जोड़ी है जो पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिटा सकती है। रूस की बेलगरद दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन है। बेलगरद पनडुब्बी की लंबाई 608 फीट है। दुनिया में इतनी लंबी सबमरीन किसी देश के पास नहीं। अमेरिका के पास जो सबसे लंबी सबमरीन है वो भी 569 फीट लंबी है। बेलगरद पनडुब्बी 30,000 टन वजनी है, वो भी पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु वॉरहेड से लैस। कहा जाता है कि रूस ने बेलगरद पनडुब्बी को इतना ज्यादा लंबा इसलिए बनाया ताकि उसके अंदर पोसाइडन टॉर्पीडो फिट हो सके।
यही वजह है कि दुनिया इसे 2 ब्रह्मास्त्रों के नाम से भी पुकारती है। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो पुतिन के उन 6 सुपर वेपन में से एक है जिसे दुनिया उनका ब्रह्मास्त्र मानती है। रूस का मीडिया तो दावा करता है कि पोसाइडन टॉर्पीडो जापान के हिरोशिमा पर दागे गए बम से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। रूस के इस नए पोसाइडन टॉर्पीडो में 100 मेगाटन क्षमता का वॉरहेड लगा है जो समुद्र में 1600 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसा दावा किया जा रहा है कि पोसाइडन टॉर्पीडो समंदर के किनारे बसे किसी भी शहर को नक्शे से मिटा सकता है। रूस के दावे के मुताबिक पोसाइडन समंदर में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। तेज रफ्तार के चलते ये दुश्मन के किसी भी टॉर्पीडो को पीछे छोड़ सकता है। इसे परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ये अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई तक कोई भी दूसरा टॉर्पीडो नहीं जा सकता है। पोसाइडन फटते ही तुरंत तो तबाही मचा ही सकता है। वो इलाके में इतना जबरदस्त रेडिएशन भी फैला सकता है कि दशकों तक वहां जीवन मुमकिन ही न हो सके। ऊपर से अमेरिकी संसद के रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेलगरद पनडुब्बी 8 पोसाइडन ले जा सकती है। एक पोसाइडन टॉर्पीडो ही रिकॉर्ड तोड़ बर्बादी लाने वाली बला है, तो 8 पोसाइडन तो जाने क्या तबाही मचाएंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु ऊर्जा से चलती है। न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलने वाली ऊर्जा की वजह से इसे रास्ते में रोकना मुश्किल होगा। बीच रास्ते में इसे रोकना मुमकिन नहीं। यानी अगर पनडुब्बी से पोसाइडन टॉर्पीडो हमला करने निकल गई तो अपने निशाने को तबाह कर ही रुकती है। दावा किया जा रहा है कि नेटो ने अपने सभी 30 सदस्य देशों को अक्टूबर में एक खुफिया नोट भेजा था। इस खुफिया नोट में चेतावनी दी गई थी कि पुतिन ने अपनी 604 फीट लंबी K329 बेलगरद परमाणु पनडुब्बी को पोसाइडन टॉर्पीडो के वाहक को तैनात कर दिया है। रूस का पोसाइडन एक अंडर वाटर ड्रोन है जिसे स्टेट 6 के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका ने इसे कैनियन नाम दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो रूस का पोसाइडन न्यूक्लियर क्षमता से लैस अंडर वाटर ड्रोन है। ये ड्रोन और टॉर्पीडो का मिश्रण है जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेद सकता है। पोसाइडन एक बड़ा न्यूक्लियर वेपन वाला ऑटोनोमस यानी स्वचालित टॉर्पीडो है। अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी देश के पास अभी पोसाइडन जैसी तकनीक वाला हथियार नहीं है। पोसाइडन को दुश्मन देशों की नौसेना बेस और तटीय शहरों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का दावा है कि ये अमेरिका के न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे शहरों को निशाना बना सकता है। दावा तो यहां तक किया गया है कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसियों ने अपने उन ठिकानों की लिस्टिंग भी कर ली है जो रूस के पोसाइडन टॉर्पीडो के टारगेट बन सकते हैं। इनमें सबसे हाई प्रायोरिटी पर मिनटमैन लगे अमेरिका का माउलस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस है, मिनोट एयरफोर्स बेस, एफई वॉरेन एयरफोर्स बेस। इसके अलावा जिम क्रीक नेवल रेडियो स्टेशन, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मिसाइल परिसर, स्ट्रैटकॉम एयरफोर्स बेस, पेंटागन, व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस, नोराड, पीटरसन एयरफोर्स बेस, किटलैंड वायुसेना बेस, अल्बुकर्क, बार्क्सडेल, किंग्स बे नौसैनिक अड्डा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो अमेरिका के इन अड्डों वाले शहरों का क्या होगा? नेटो के शहरों का क्या हाल होगा? क्या बाइडेन के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का अलार्म बजने वाला है? क्या ब्रिटेन में सुनक लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने वाले हैं?
आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर फुटबॉल बजने लगे या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने की नौबत आ जाए तो ये परमाणु हमले का डायरेक्ट सिग्नल होता है। अगर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक जैसा खतरा आए तो प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का सायरन बजने लगता है। रूस के मुख्य प्रचारक ने पानी के नीचे पोसाइडन परमाणु के साथ ब्रिटेन को समुद्र के गहराई में डुबोने की धमकी दी है। धमकी में कहा गया है कि पोसाइडन जो 1600 फीट की रेडियो एक्टिव ज्वार की लहर पैदा करेगा और यूके को मानचित्र से मिटा देगा। ब्रिटेन के नाम खौफ का ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि उस शख्स ने दिया जिसे पश्चिमी देश पुतिन का प्रोपेगेंडा मशीन मानते हैं। इनका नाम है दिमित्री किस्लीव। ब्रिटेन के नाम दिमित्री किस्लीव की नई धमकी के साथ साथ टीवी चैनल पर इस संभावित हमले को वीडियो के जरिए दिखाया भी गया। रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर दिखाया गया कि अगर पुतिन की सेना चाहे तो वो ब्रिटेन को समुद्र में डुबो सकती है। रूस में टीवी शो के जरिए धमकी देने का काम यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही चल रहा है। रूस के टीवी चैनल पर चले इस दूसरे कार्यक्रम को देखिए। इस शो के जरिए ब्रिटेन को समंदर की अलग गहराई में डुबोने की धमकी दी गई। इस शो के जरिए पुतिन को आग्रह किया गया कि ब्रिटेन पर रूस के सबसे शक्तिशाली परमाणु टॉर्पीडो से हमला बोलकर उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। समंदर के रास्ते ब्रिटेन में रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की जानलेवा चेतावनी दी गई। एक ऐसी सुनामी जिसमें पूरा ब्रिटेन समंदर के अंदर समा जाए। अब परमाणु टॉर्पीडो का पहला सेट तैयार हो जाने के बाद रूस का रक्षा मंत्रालय तो अभी खामोश है, लेकिन रूस की मीडिया में खौफ का प्रसारण नॉन स्टॉप चल रहा है। यूक्रेन में क्या इससे खतरनाक तस्वीर आपने देखी है? ज़ेलेंस्की के देश में क्या इससे बड़ी तबाही आपने देखी है? युद्ध के 1 साल होते होते पुतिन का गुस्सा अब लाशें उगल रहा है। पुतिन ने इसके लिए अपनी सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल से हमले तेज कर दिए हैं। ये है पुतिन की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल KH-22। KH-22 मिसाइल को नेटो किचन मिसाइल भी कहता है। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर है और ये आवाज से 4 गुना तेज रफ्तार से अपने टारगेट को हिट करती है। रूस की इस मिसाइल ने नीप्रो में 9 मंजिला इमारत का ये हाल किया। इससे अंदाजा लगाइए कि मिसाइल कितनी खतरनाक है। अब यूक्रेन की फौज ने ये मान लिया है कि उसके पास ऐसी मिसाइल को रोकने वाला कोई एयर डिफेंस नहीं है। ये रूस की वो मिसाइल है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर का किलर कहा जाता है।
що сталося у Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, все це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля усіх учасників коаліції захисту України. इस मिसाइल के इस्तेमाल होने का मतलब है कि रूस अपने बड़े बॉमर जैसे Tu-22M या फिर Tu-95 का इस्तेमाल भी यूक्रेन पर कर रहा है, क्योंकि ये मिसाइल इन दोनों बॉम्बर्स से लॉन्च की जाती है। इस मिसाइल के बारे में कुछ बातें आपको आगे बताएंगे। पहले रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दो और बड़ी खबर देख लीजिए। रूस ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि उसके रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन का दौरा किया। शोइगु किस लोकेशन पर गए ये नहीं बताया गया। अटैक हेलीकॉप्टर से घिरा ये Mi-17V5 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के किस मिशन पर था, ये सवाल पूरा पश्चिम का मीडिया तलाश रहा है। इसे लेकर बहुत बड़ा सस्पेंस कई घंटों तक बना रहा। सर्गेई शोइगु खिड़की के बाहर देखते रहे, मोर्चों को समझते रहे। रूस की फोर्स की सही पोजीशन उन्हें बताई गई, मैप भी दिखाए गए। ये हेलीकॉप्टर कहां उतरे, रूस की फोर्सेस ने इसका पता नहीं लगने दिया, क्योंकि ये दौरा बहुत ही हाई प्रोफाइल था। ऐसे हेलीकॉप्टर्स का काफिला कभी भी ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस मिसाइल का टारगेट बन सकता था। लेकिन बाद में शोइगु की मीटिंग की जो तस्वीरें जारी की गई हैं, वहां रूस के कई मिलिट्री जर्नल्स देखे जा सकते हैं। इनमें स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर जनरल वलेरी गेरासिमोव भी मौजूद थे, जिन्हें हाल ही में युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रूस के रक्षा मंत्री का इस तरह बहुत ही खुफिया दौरे पर पहुंचना बताता है कि ग्राउंड पर पुतिन कुछ बहुत ही खतरनाक करने की तैयारी कर रहे हैं। Этими наградами вы не последние, службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогайте тем, кому надо помочь. Делайте все для того, чтобы приблизить тот день, который называется. सर्गेई शोइगु युद्ध को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फौज की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक खबर ने पुतिन को 440 वोल्ट का शॉक दिया है और पूरा रूस का सिक्योरिटी महकमा इस खबर से पूरी तरह हिल चुका है। यूक्रेन में रूस की फौज के साथ लड़ रहे वैगनर ग्रुप के कमांडर ने नॉर्वे में शरण मांगी है। ये है 26 साल का एंद्रे मेदवेदेव, जो इस वक्त नॉर्वे में है और उसका आरोप है कि यूक्रेन में रूस युद्ध अपराध कर रहा है। नॉर्वे और रूस के बीच 198 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और एंद्रे मेदवेदेव ने इस बॉर्डर को क्रॉस करके नॉर्वे से आसरा मांगा है। जाहिर है ये बात पुतिन को पसंद नहीं आएगी और पुतिन के खुफिया सिक्योरिटी एजेंसी अब एंद्रे मेदवेदेव की दुश्मन बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। एंद्रे मेदवेदेव रूस का एक पूर्व सैनिक है। वो 2017 से 2018 के बीच रूस की जेल में भी रह चुका है। एंद्रे मेदवेदेव जुलाई 2022 में वैगनर ग्रुप में शामिल हुआ। उसने वैगनर ग्रुप के साथ 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन यूक्रेन में उसने देखा कि रूस की फौज यूक्रेन में वॉर क्राइम कर रही है। इस वक्त यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ रही 10% फोर्स वैगनर ग्रुप की ही है और उसके खिलाफ वॉर क्राइम की रिपोर्ट लगातार मिल रही है। ये फोर्स सीरिया से लेकर लीबिया और अफ्रीका में भी तैनात रही है। लेकिन एक बार फिर लौटते हैं पुतिन की किचन मिसाइल पर, जिसने ज़ेलेंस्की के घर का नक्शा बिगाड़ दिया है। नीप्रो शहर पर इस मिसाइल ने कहर बरसाया है और पुतिन की फौज दावा कर रही है उन्होंने जो टारगेट चुना था वो पूरी तरह बर्बाद किया जा चुका है। इससे पहले पुतिन ने ये यूक्रेन के शहर क्रमनचुक पर इस मिसाइल का जब इस्तेमाल किया था, तब पूरी दुनिया ने रूस को घेर लिया था। इस हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई। इस शहर के लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि पुतिन की आग उन पर भी बरसेगी। क्रेमेचक के मॉल की तरह नीप्रो पर भी इस बड़ी मिसाइल से हमला हुआ और पूरी इमारत ढह गई। इस हमले के बाद भी ज़ेलेंस्की का गुस्सा 7वें आसमान पर है। Та усім нідерландцям за незмінну підтримку і чітке розуміння, що українці мають перемогти російську агресію.
Сьогодні ми обговорили захист від російських ракет та іранських дронів. Робимо все, щоб максимально посилити нашу. मॉल पर हमले के बाद रूस का एक स्टेटमेंट भी आया है। रूस ने माना है कि क्रमनचुक में रूस ने टारगेट पर बहुत ही सटीक हमला करने वाली मिसाइलों से अटैक किया था, लेकिन टारगेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि पास ही हथियारों का एक गोदाम था, जिसकी वजह से बम गोलों की आग मॉल तक भी पहुंच गई। शॉपिंग मॉल में जब धमाका हुआ तब वहां काफी भीड़ थी। आरोप है कि रूस की मिसाइल से यहां हमला हुआ है और सब कुछ तबाह हो गया। इस हमले की धमक पूरी दुनिया तक पहुंची है। क्रमनचुक की तरह नीप्रो शहर भी नीप्रो नाम की नदी के किनारे बसा हुआ है। दोनों के बीच फासला करीब 150 किलोमीटर का है। ऐसे सेंटर को टारगेट करने का मतलब है कि पुतिन डॉनबास से आगे बढ़कर ज़ेलेंस्की की राजधानी को घेरने की तैयारी में है और इसके लिए वो नीप्रो नदी के आसपास ज़ेलेंस्की के मोर्चे को कमजोर करना चाहते हैं। Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны, Генерального штаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы. इससे पहले बूचा में नरसंहार की तस्वीरें आई थी और आरोप पुतिन पर लगाया गया। इसके बाद मारियुपोल में थिएटर पर मिसाइल हमले की तस्वीर आई और आरोप पुतिन पर ही लगाया गया। फिर क्रमनचुक में शॉपिंग मॉल पर हमला हुआ, कई लोगों की मौत हुई और इसमें भी पुतिन को जिम्मेदार ठहराया गया। ये तस्वीरें अपने आप में इतनी भयानक हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत युद्ध के दौरान ऐसे सिविलियन टारगेट्स पर हमले को जायज नहीं ठहरा सकती। Вранці я звернувся до Сполучених Штатів Америки із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відповідна резолюція погоджена Комітетом Сенату США, а юридичне рішення може бути ухвалене Державним департаментом. І таке рішення, очевидно, потрібне, і його має підтримати увесь демократичний світ. Я сказав про це учасникам саміту Великої Сімки, який відбувся в Німеччині. ज़ेलेंस्की अब भी ये युद्ध जीत सकते हैं। इस बारे में उनके हौसले अब भी बहुत बुलंद हैं, जबकि डॉनबास करीब करीब उनके हाथ से निकल चुका है। दक्षिण में मारियुपोल पर रूस का कब्जा है। रूस अब ओडेसा की तरफ बढ़ रहा है और एक तरह से 40% यूक्रेन को वो अपने कब्जे में जल्द ले सकता है। लेकिन हजारों लोगों की मौत और आधा यूक्रेन तबाह होने के बाद भी ज़ेलेंस्की के बदले वाले तेवर पूरी तरह डिफेंसिव कहे जाएंगे, क्योंकि वो अब तक सिर्फ अपनी जमीन पर हमले बचा रहे हैं, जबकि अपने घर पर हमला होने के बाद कोई भी संप्रभु देश दुश्मन के दिल पर अटैक करने की तैयारी करने की सोचता है। ऐसे में सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की इसका बदला पुतिन से लेंगे? अगर ज़ेलेंस्की पुतिन से बदला लेंगे तो कैसे लेंगे? क्या ज़ेलेंस्की कामिकाज़े प्लान पर काम कर रहे हैं? जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध में जापान के पायलट्स ने अपनी जान गंवाकर अमेरिका के वॉरशिप पर हमले किए थे। अगर ज़ेलेंस्की का ऐसा कोई प्लान है तो क्या उनके टारगेट पर रूस का कोई बड़ा शहर है, जैसे कि मॉस्को? लेकिन अपने ऊपर थोपी जंग को लेकर ज़ेलेंस्की का रवैया अब भी आक्रामक कम नजर आता है। नीप्रो पर पुतिन की मिसाइल बनकर आए तूफान ने सब कुछ खत्म कर दिया और ज़ेलेंस्की अब भी पुतिन की मिसाइल गिनने में लगे हुए हैं।